Okay, so first topic that I'm going to talk about is the Pakistan's new political map. अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने बहुत पहले मेरी एक क्लास अटेंड करी थी जिसमें मैंने बताया था अबाउट इंडिया नेपाल बॉर्डर कन्फ्लिक्ट, राइट? शायद 1-1.5 महीने पहले की बात है जिसमें मैंने बताया था कि नेपाल ने भी अपना एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है एंड जिसको लेकर इंडिया और नेपाल में थोड़ी सी controversy trigger हो गई थी, right? So in today's class we are going to talk about the new political map which is issued by the government of Pakistan, right? And here I have shared the picture. ये आप जो देख रहे हैं, this is the new political map of Pakistan. Okay, so there are different province. You can see this is Baluchistan, this is Sindh. Sindh जो है पाकिस्तान का, okay, this shares border with the Gujarat, with the state of Gujarat in India. इसको देखिएगा. Then we have the Punjab province in Pakistan. आप जानते हैं कि पार्टीशन के वक्त पंजाब का भी पार्टीशन हुआ था, right? So it was divided into East Punjab and West Punjab. East Punjab ये जो है इंडिया के कंट्रोल में आया था, वेस्ट पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया. Then here we have Khyber Pakhtunkhwa province and this part here in green which you can see, right? मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में आई हैव हाईलाइटेड दिस रीजन. दिस वाज मोस्ट कॉमनली कॉल्ड बाय इंडियंस एज पीओके. ये जो हिस्सा है ग्रीन में जो हाईलाइट किया गया है इसको पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है इंडिया में, राइट? और बेसिकली हम जब एलओसी प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से प्लॉट करते हैं. LOC, that is line of control. This also I have already told you. Now in the region of POK, Pakistan occupied Kashmir, सबसे पहले तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुल मिलाकर 4 इंडो पाकिस्तान बैटल्स हुए हैं. द फर्स्ट इंडो पाकिस्तान बैटल which happened in 1947. तो उस दौरान ये जो है LOC प्लॉट किया गया था. ठीक है, आपने पूरी कहानी सुनी हुई है रिगार्डिंग द कश्मीर. वो पूरा कश्मीर कंट्रोवर्सी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. सो आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन द फर्स्ट इंडो पाकिस्तान बैटल वाज स्टार्टेड एंड विद द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस अ सीज फायर वाज डिक्लेयर्ड, राइट? सीज फायर मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों को बोला गया था कि नो मोर यूज ऑफ weapons, okay, and this is how LOC was plotted. So I'll be discussing few more details of how the LOC was plotted, but आपको एक रफ आइडिया है कि ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था इस हिस्से को इंडियंस कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. एंड देन इट वाज डिवाइडेड अगेन. पाकिस्तान के अंदर ही इसमें 2 ऑटोनॉमस एरियाज थे. वन वाज जिलजित बल्तिस्तान, okay, so one was Gilgit Baltistan and second one here was Azad Kashmir. okay, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके जो हम बोलते हैं उसी के अंदर 2 ऐसे टेरिटरीज थे जो ऑटोनॉमस एरियाज कहलाते थे पाकिस्तान में. वन वाज द जिलजित बल्तिस्तान एंड हियर वी हैड द आजाद कश्मीर. फाइन, तो ये तो हो गई अपनी पुरानी कहानी की अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं कि भाई द पार्ट ऑफ कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान जिसको हम पीओके कहते हैं. एंड देन दिस साइड ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, यहाँ ईस्टर्न साइड ये जो हिस्सा था कश्मीर का ये चाइना के पास चला गया था. ठीक है, इन द इंडो चाइना बैटल या सीनो इंडिया वार बोलते हैं, दैट स्टार्टेड इन 1962. तो ये वाला जो हिस्सा चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया था दिस वाज कॉल्ड एज चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड वी आल्सो कॉल इट एज अक्साई चीन एरिया. सो इंडिया वाज लेफ्ट विद जस्ट यू कैन से 40% ऑफ द कश्मीर ऑफ व्हाट वी नो टुडे एज अवर इंडियन कश्मीर, राइट? नाउ हालांकि हम ये जो एरियाज हैं पीओके और सीओके इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते. स्टिल अवर कंट्री दे कंसिडर पीओके एंड सीओके टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी कंसिडर दिस एज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, राइट, एंड चाइना रेस्पेक्टिवली. ओके, तो आपको याद होगा मैंने कुछ क्लासेस में बताया था कि लास्ट ईयर दैट वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस भारत ने चेंज कर दिया. हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था. ओके, एंड दिस आर्टिकल वाज एब्रोगेटेड. इट वाज एब्रोगेटेड लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019. फाइन, सो 5 अगस्त was the date. 5th of August was the date when Article 370 was abrogated. जम्मू एंड कश्मीर को जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया.
राइट और उसके बाद मैंने बताया था कि इस आर्टिकल को खत्म करने के बाद एक नया एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने पास किया था। उस एक्ट का नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दैट वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK। और इसी एक्ट के चलते जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, the two new union territories were established. If you remember, I have already told you these points कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो नए यूनियन टेरिटरीज स्टेब्लिश किए गए अंडर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एंड देन फाइनली ऑन 31st of October 2019, Union territories of JNK and Ladakh, they were established, right? So ये dates मैंने आपको already बताई हुई हैं, you do have to remember these points, okay? अब उसके बाद हमारी जो सर्वे ऑफ इंडिया थी, जो हमारी गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी है, उन्होंने एक नया मैप इशू किया। जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो नए यूनियन टेरिटरी बन गए तो सर्वे ऑफ इंडिया ने नया पॉलिटिकल मैप इंडिया का रिलीज किया, जिसमें ये पूरा का पूरा जिलजित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर जो है ये इंडिया के कंट्रोल में बताया गया। इनफैक्ट COK को भी इंडिया के कंट्रोल में बताया गया। एंड दिस इज हाउ द टू यूनियन टेरिटरीज दे वर शोन। This part here was the Union Territory of Ladakh. That means जिलजित बल्तिस्तान को लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में शो किया गया and the part of आजाद कश्मीर was shown under Union Territory of JNK. तो ये है भाई अब तक की कहानी, क्योंकि इंडिया ने लास्ट ईयर JNK को रीऑर्गेनाइज किया, दो नए यूनियन टेरिटरीज बनाए। उसके बाद हमारी सर्वे ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है, उन्होंने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, जिसमें उन्होंने POK मतलब जिलजित बल्तिस्तान को लद्दाख का हिस्सा बताया और आजाद कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया। सो दिस क्रिएटेड लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। तब से लेकर अब तक जो पाकिस्तान था, दैट वाज वेरी वेरी एंग्री। ओके, तो इस बारे में हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। तो इसी के रिस्पॉन्स में, इन सभी चीजों के रिस्पॉन्स में इस साल इन अगस्त 2020 ऑन द ईव ऑफ 5th of August, on the eve of 5th of August, because 5th of August was the date when Article 370 was abrogated. So to commemorate or to mark 1 year of एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, पाकिस्तान की सरकार ने उसी शाम ये नया पॉलिटिकल मैप जो है रिलीज किया है। ओके, सो अब आप देखेंगे दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मैप, जिसको इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। नाउ हियर यू कैन क्लियरली सी दैट ये जो मैप उन्होंने नया रिलीज किया है उसमें उन्होंने ईस्टर्न फ्रंटियर्स पूरी तरह से ओपन रखे हैं। दे हैव नॉट डिमार्केटेड एनी बाउंड्री इन कश्मीर। उन्होंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है कि उनका एक्सटेंट कहां तक है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में कहां तक आता है। दो दे हैव शोन दिस रेड लाइन, दिस इज द LOC यू कैन सी, बट ये जो ग्रीन आप हाईलाइट देख रहे हैं ना, दे हैव नॉट क्लियरली डिमार्केटेड द ईस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ द कश्मीर। सो दिस इज वन कॉन्ट्रोवर्सी। उसके बाद इस हिस्से में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आता है जिसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगी, दैट इज द सियाचिन ग्लेशियर। एंड सियाचिन ग्लेशियर इज नोन टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में दिखाया है। हालांकि राइट नाउ सियाचिन ग्लेशियर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी यहां पर तैनात है, पर इस नए मैप में उन्होंने सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद आप यहां देखेंगे कि सिंध से लगा हुआ जो मैंने बताया था कि गुजरात प्रोविंस है, इंडिया का गुजरात स्टेट है, यहां का एक रीजन है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इस मैप में पाकिस्तान ने जूनागढ़ को भी क्लेम किया है। एंड देन फाइनली वी हैव अ क्रीक ओवर हियर जिसका नाम है सर क्रीक, तो इस एरिया को भी उन्होंने क्लेम किया है। सो ऐसे कुछ 4-5 रीजन्स हैं जो पाकिस्तान के नए पॉलिटिकल मैप में पाकिस्तान ने क्लेम किए हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इंडिया हैज हेवीली क्रिटिसाइज्ड दिस एंटायर इशू। नाउ ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है। नाउ आई विल बी कमिंग ऑन वन बाय वन, आई विल डिस्कसिंग ईच टॉपिक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्लाइड हियर। Recently, Pakistan has released a new political map that includes all of Jammu and Kashmir, क्योंकि मैंने बताया इस मैप में उन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर ही डिमार्केट नहीं की है। That includes लद्दाख, that includes सर क्रीक एंड जूनागढ़। ओके, यहाँ पर सियाचिन मेंशन नहीं है वो भी। सो उन्होंने पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर क्लेम किया है। लद्दाख जो इस वक्त ये जो दो रीजन्स हैं, दे आर द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, राइट। दे हैव क्लेम्ड सर क्रीक, दे हैव क्लेम्ड जूनागढ़, दे हैव ऑल्सो क्लेम्ड सियाचिन ग्लेशियर।
We'll be discussing about this. Okay, the map has been released on the eve of first anniversary of abrogation of the special status to Jammu and Kashmir under Article 370. जिन लोगों को ये नहीं पता है मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ. 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान दो नए डोमिनियंस बनाए गए थे. उस वक्त कश्मीर के पास ये चॉइस थी whether the Kashmir would like to join India or it would like to join Pakistan. So Kashmir opted to remain free. कश्मीर के जो रूलर थे हरी सिंह, उन्होंने डिसाइड किया था कि अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए. अभी मैं ना इंडिया को ज्वाइन करूंगा ना पाकिस्तान को ज्वाइन करूंगा. 15 अगस्त इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, 14 अगस्त पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला. पर अक्टूबर के महीने में ही पाकिस्तान की फोर्सेस ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया. फिर वहां के जो राजा थे हरी सिंह, वो इंडिया के पास आए मदद मांगने के लिए कि सेव अस फ्रॉम पाकिस्तान फोर्सेस. तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कंडीशन रखी, इफ यू वांट इंडियाज हेल्प देन कश्मीर हैज टू बिकम इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, इट हैज टू बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट. सो दैट इज हाउ विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हरी सिंह एंड अवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड देयर वर सेवरल अदर लीडर्स इन्वॉल्व्ड, एक अग्रीमेंट साइन किया. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिजेशन बोलते हैं उसको. 26 अक्टूबर 1947 को वो साइन हुआ था, जिसके तहत कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल हिस्सा माना गया. इट वॉज गिवन अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, जिसमें खास क्या था, स्पेशल क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर विल हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. जेएनके इंडिया का पार्ट रहेगा, लेकिन जेएनके का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. इनफैक्ट उनका खुद का फ्लैग भी था और बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस उनको मिले थे जो इंडिया के बाकी स्टेट्स को नहीं मिले थे. तो लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट ने आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ यू कैन से ऑलमोस्ट 72-73 ईयर्स इस आर्टिकल को खत्म कर दिया और फाइनली कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा बना दिया गया. और उसके बाद जेएनके को रीऑर्गेनाइज किया और दो नए यूनियन टेरिटरीज बनाए, लद्दाख एंड जेएनके, राइट. तो अब ये जो पाकिस्तान ने नया मैप रिलीज किया है, दिस डिपिक्ट्स एंटायर जेएनके एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. See what they have done. They have claimed entire JNK as a disputed territory and does not show any borders in the east of Kashmir. Okay. The new map marks Himalayan region as Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. देखो, अभी तक हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को we used to call it as POK, right? और पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान जो था वो इंडियन कश्मीर को कहता था IOK. जो बाकी का कश्मीर जो इंडिया के पास था उसको पाकिस्तान यूज्ड टू कॉल इट एज IOK. तो नए पॉलिटिकल मैप के साथ उन्होंने एक नया नामकरण भी किया है. अब जो इंडिया के पास कश्मीर है ना, उसको वो इन्होंने नया नाम दे दिया है, दैट इज IIOJK, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. अभी पहले तक कह रहे थे इंडियन ऑक्यूपाइड JNK, अब कह रहे इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को खत्म करके बहुत ही गलत किया है, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को वायलेट किया है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव बीन क्लेमिंग. ओके, तो पहले वो इसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते थे, अब उसको इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कह रहे हैं. तो ये बहुत ही मेजर यहां पर उन्होंने चेंज किया है. Now, the new map showed Pakistan frontier clearly with the entire Kashmir as its territory. See, now they are claiming the entire Kashmir ki pura Kashmir hi hamara hai. However, the part of Kashmir and Ladakh border with China was not marked and described as frontier undecided because they know in the east there is COK, right? And recently there has been a standoff. बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ रहा है between China and India. You all have read about the Galwan Valley issue, right? Similarly, the line of control has been extended to Karakoram Pass, clearly showing Siachen as part of Pakistan. LOC has been marked by a red dotted line. तो ये सारे टर्म्स अभी आपको मैप में क्लियर हो जाएंगे कि भाई काराकोरम पास कहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है और LOC वहां से कितना दूर है. तो सारी चीजें आपको मैप में अभी मैं दिखाऊंगी. इट विल बी वेरी क्लियर. नाउ इट हैज ऑल्सो रीनेम्ड कश्मीर हाईवे इन इस्लामाबाद एज श्रीनगर हाईवे. ये छोटे मोटे और चेंजेस हैं. The map also shows federally administered tribal areas, that is PATA, as a part of Khyber Pakhtunkhwa province. ये उनके internally जो उनका एक Khyber Pakhtunkhwa province है, वहां पर कुछ changes किए हैं, वो इधर पे मैंने highlight किया हुआ है, right? अब हम आ जाते हैं मैप पर, which I was just talking about. I'll show you the location of Siachen Glacier. I'll show you the location of Karakoram Pass so that you will understand. ठीक है, अब देखो 1947 में फर्स्ट इंडो पाकिस्तान बैटल स्टार्ट हो जाता है.
इंडिया जाता है हरि सिंह को हेल्प करने के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस कश्मीर को बचाते हैं एंड दे ट्राई टू बैक ऑफ द पाकिस्तानी आजाद फोर्सेस, राइट। इतने में जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस चले जाते हैं और ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से इंडिया पे अटैक किया हुआ है। देन ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन जनवरी 1948 यूएन बोलता है कि भैया सीज फायर डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। सीज फायर मतलब रोक दो, दोनों तरफ से कोई भी गोली कोई भी वेपन का यूज नहीं होगा और जहां पर जो आर्मी है, ठीक है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी है और जहां पर इंडिया की आर्मी है वो वहीं रुक जाएंगी और अब कुछ भी आगे इनकी एक्टिविटीज नहीं होंगी। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किया जाता है दोनों साइड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर एंड दैट वाज द कराची एग्रीमेंट। वो मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगी। उस कराची एग्रीमेंट में बेसिकली एलओसी को प्लॉट किया गया था। एलओसी मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, की सीमा डिसाइड की गई थी कि भाई पाकिस्तानी फोर्सेस कहां तक हैं और इंडियन फोर्सेस कहां तक हैं। तो ये एलओसी को प्लॉट किया गया था अंडर द कराची एग्रीमेंट ऑफ 1949। ओके, सो वी स्टार्टेड कॉलिंग दिस एरियाज, क्योंकि उस वक्त तक जब तक यूएन का इंटरवेंशन हुआ और इंडियन फोर्सेस जितना पीछे कर पाए पाकिस्तानी फोर्सेस के, तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर चुका था। सो वी स्टार्टेड कॉलिंग दिस एरिया एज पीओके। फाइन। अब आप ध्यान रखिएगा कि कराची एग्रीमेंट के तो मैं डिटेल्स बताऊंगी, पर ये जो एलओसी था ना, दिस वाज प्लॉटेड अंटिल दिस पॉइंट। यहां पर एक पीक है, एक माउंटेन पीक है और इस पीक का नाम है NJ9842। yes, this is the name of a point until where this LOC was plotted। इसका मैं पूरा आपको समझाऊंगी कि LOC कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बस समझ के रखो कि एक पॉइंट है जहां तक ये LOC प्लॉट हुआ था और उसके बाद काफी हिस्सा था नॉर्थ में जहां पर फ्रंटियर्स वेर नॉट डिसाइडेड, द बॉर्डर वॉज नॉट डिसाइडेड, बिकॉज दोनों साइड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको लगा कि इसके ऊपर तो भाई रफ माउंटेन टेरेन है, मतलब हाउ दे कैन प्लॉट अ बाउंड्री ओवर माउंटेनियस एरिया, राइट। सो दे सेड कि लेट दिस एरिया बी अनडिसाइडेड, नोबडी इज गोइंग टू क्लेम दिस एरिया, इट इज एक्चुअली अ नो मैन्स लैंड। ना इंडिया इस एरिया में इंटरेस्टेड होगा ना पाकिस्तान इस एरिया में इंटरेस्टेड होगा। सो एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल अंटिल 1980s, तब तक कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। फिर अचानक से 1984 में यहां पर पाकिस्तान का इंटरवेंशन होता है। तो बेसिकली इस एरिया में है सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए इतना समझ लो कि दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इन नॉन पोलर एरिया। दुनिया का सबसे लंबा, दूसरे नंबर का सबसे लंबा ग्लेशियर है नॉन पोलर एरियाज में, क्योंकि नॉर्मली तो ग्लेशियर्स पोल में होते हैं बड़े बड़े। ग्लेशियर आई नो, आई होप यू ऑल नो, ग्लेशियर मतलब जो बड़े बर्फ के जो बड़े बड़े चट्टाने होती हैं, पहाड़ होते हैं, उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है एंड दे आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, राइट। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्लेशियर है नॉन पोलर एरियाज का। और बेसिकली इस ग्लेशियर से लगा हुआ यहाँ पर रेंजेस हैं जो आपने पढ़े होंगे, काराकोरम रेंजेस। एंड पास क्या होता है कि जब भी जो माउंटेन रेंजेस होती है ना, व्हाट इज अ रेंज? रेंज बेसिकली इज अ चेन ऑफ माउंटेन। आप इस तरह से पहाड़ देखते हैं ना, सो चेन ऑफ माउंटेन को कहा जाता है रेंज, राइट। और इस रेंज को क्रॉस करने के लिए जो बीच में रास्ता बनाया जाता है इसको कहा जाता है पास। सो दीज आर द माउंटेन पासेस विच आर क्रिएटेड टू क्रॉस अ माउंटेन रेंज, राइट। तो यहां पर काराकोरम पास है, काराकोरम रेंजेस को क्रॉस करने के लिए काराकोरम पास है। तो सियाचिन ग्लेशियर हो गया, उसके साइड में यहां पर आगे ऊपर नॉर्थ में काराकोरम रेंजेस हैं। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं शख्सगम वैली, दिस वॉज बेसिकली पार्ट ऑफ पीओके, बट पाकिस्तान ने शख्सगम वैली वाला हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया है। सो दिस शख्सगम वैली इज राइट नाउ कंट्रोल्ड बाय चाइना। सो अगेन आई विल बी शोइंग यू दिस सियाचिन ग्लेशियर। राइट नाउ दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया। यहाँ पर ग्लेशियर है जो दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है दूसरे नंबर पर, राइट। उसके बाद यहाँ और नॉर्थ में जाएंगे तो काराकोरम रेंजेस हैं जिसको क्रॉस करने के लिए काराकोरम पास है। एंड देन हियर वी हैव द शख्सगम वैली जो पाकिस्तान ने एक तरह से चाइना को गिफ्ट कर दिया है। सो द चाइनीज आर्मी और द मिलिट्री दे आर कंट्रोलिंग दिस एरिया। तो आप देखिए ये एक ट्राई जंक्शन है। Here we have POK Pakistan, here we have India and here we have China. So it's a kind of tri-junction between the three countries, right? तो यहां तक सबको क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि 1948 जनवरी 1948 में यूएन के इंटरवेंशन से इंडिया और पाकिस्तान को बोला जाता है कि भैया सीज फायर डिक्लेयर करो। सीज फायर मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ाई करना बंद करो।
और फाइनली दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया and that is how the Karachi agreement was signed. It was signed in Karachi, right? So let's read it. It was signed by the military representatives of India and Pakistan and supervised by United Nations Commission for India and Pakistan, establishing a ceasefire line. LOC को प्लॉट किया गया. It was signed on 27th of July 1949. देखो कई बार आपको ऐसा लगेगा मैम ये करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है. मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स इशू ना दे आर बेस्ड ऑन योर नॉलेज, योर कंटेंट, या आप उसके बैकग्राउंड के बारे में कितना जानते हैं. सो कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में आएगा कराची अग्रीमेंट, देन यू विल रिमेंबर यस दिस अग्रीमेंट वाज साइन टू प्लॉट LOC. सो नेवर कंसिडर एनी टॉपिक टू बी ऑफ नॉट लेस सिग्निफिकेंस और लेस इंपॉर्टेंस. करंट अफेयर्स का की ही है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ एवरी इशू, राइट. अब ये जो LOC प्लॉट की गई थी 27 जुलाई को, दे डिसाइडेड दैट इट इज गोइंग टू बी अ 830 किलोमीटर लॉन्ग लाइन स्टैब्लिश्ड, राइट. और ये कहां से स्टार्ट हो रही है इसको याद रखना. इट विल स्टार्ट, द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ द चेनाब रिवर इन जम्मू. कश्मीर में जो जम्मू वाला हिस्सा है वहां चेनाब नदी बहती है, उसके वेस्ट बैंक से ये लाइन स्टार्ट होगी. इट रैन इन अ रफ आर्क नॉर्थवर्ड्स एंड देन नॉर्थ ईस्टवर्ड टू द मैप कोऑर्डिनेट NJ9842. तो 2 पॉइंट है. मान लीजिए अगर ये कश्मीर है जो मैं एक रफ मैप बना के बता रही हूं और यहां पे जम्मू है, सो दे सेड दैट चेनाब नदी के वेस्टर्न बैंक से ये लाइन स्टार्ट होगी और ये रन करेगी टिल अ पॉइंट, टिल अ पीक दैट वी कॉल एज NJ9842. ठीक है, तो इस पीक का तो हमने नाम रखा हुआ है, दिस इज NJ9842. Okay, so you have to remember that it would start from the west side of the Chenab, southernmost tip will be from the western bank of the Chenab till a point NJ9842. And इसके ऊपर कैसे जाएगी ये line? What will happen? So in the agreement it was written that it will run thence north. अग्रीमेंट में लिखा गया था कि NJ9842 के ऊपर कैसे जाएगी, देंस नॉर्थ. देंस नॉर्थ मतलब इसके बाद इट विल फॉलो नॉर्थर्न साइड, मतलब ऊपर नॉर्थ की तरफ ये लाइन बढ़ती जाएगी. अब यहां इस अग्रीमेंट के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ भी क्लियरली डिसाइड नहीं किया गया था कि NJ9842 के ऊपर ये लाइन कैसे रन करेगी. देंस नॉर्थ बोल दिया, तो अब इंडिया कह रही है कि हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, पाकिस्तान अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है. तो आई विल शो यू हाउ. ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इट वाज सेड इन द अग्रीमेंट द लाइन वुड रन ड्यू नॉर्थ टू द इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 to 65 किलोमीटर. तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज अराउंड 60 to 65 किलोमीटर, जहां पर उन्होंने क्लियरली कराची अग्रीमेंट में लाइन प्लॉट नहीं की थी. और यहीं पर है अपना सियाचिन ग्लेशियर, राइट. सो अब इंडिया और पाकिस्तान के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, दोनों कंट्रीज अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं. सी, इंडिया बोलता है कि अग्रीमेंट में लिखा है कि NJ9842 से नॉर्थ जाएगी, सो अकॉर्डिंग टू अस दिस शुड बी द लाइन, यहां रन करेगी. ठीक है, और अगर ऐसा है, अगर इंडिया के हिसाब से लाइन यहां रन करेगी तो ये रहा आपका सियाचिन ग्लेशियर. और मैंने कहा ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो बेसिकली गर्मियों के दिनों में सियाचिन ग्लेशियर जो है जब ये मेल्ट होता है तो यहां से एक रिवर जो है वो बनती है, दैट इज नोन एज द शयोक रिवर. And this is an important tributary of Indus, right? नुब्रा, शयोक ये important tributaries हैं इंदस नदी की, और आप इंदस नदी के पानी के बारे में जानते हैं. There is a deal between two countries regarding the Indus River supply, Indus Water Treaty के नाम से. ठीक है, तो इंडिया के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर ये लाइन इस तरह से नॉर्थ में जाती है तो एंटायर सियाचिन ग्लेशियर कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया. ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, दिस लाइन वुड रन दिस साइड टुवर्ड्स द काराकोरम पास एंड हेंस this entire Siachen glacier would be the part of Pakistan. तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गई दोनों कंट्रीज के इंटरप्रिटेशन में कि LOC के बाद कुछ भी डिसाइड नहीं है. इंडिया बोलता है सियाचिन पूरा हमारा है, पाकिस्तान बोलता है नहीं लाइन तो ऐसे रन करेगी तो इसके हिसाब से पूरा सियाचिन हमारा है. ठीक है, तो दिस इज द इशू. अब हम आ जाते हैं सियाचिन की खासियत के ऊपर जो मैं आपको बताऊंगी. Now Siachen Glacier is located in the eastern Karakoram range in Himalayas at about just northeast point of NJ9842. I've just told you where the line of control between India and Pakistan ends. अब ये जो ग्लेशियर है इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर्स. इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज. देखो
मैंने बताया था सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर जो होते हैं वो पोलर एरियाज में होते हैं। नॉन पोलर एरियाज में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है पेटचेंको ग्लेशियर, दैट इज इन ताजिकिस्तान, और इसकी जो लंबाई है 77 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर है सियाचिन ग्लेशियर विच इज द सोर्स ऑफ नुब्रा शेओक रिवर, विच इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर इंडिया एज वेल। ठीक है, इंडस नदी का पानी जो है वो काफी सारे इंडियन स्टेट्स को, हिमाचल, पंजाब, इन सबको सप्लाई करता है। इट हैज बीन अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, मैं सियाचिन के बारे में बात कर रही हूँ। दिस ग्लेशियर हैज बीन अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड करेंटली एज पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख लोकेटेड इन कश्मीर रीजन सिंस 1984। अब यहां मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड बताती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन होता है। पाकिस्तान बोलता है कि NJ 9842 से इस तरह से लाइन जाएगी टू काराकोरम पास, हेंस ये जो पूरा रीजन है सियाचिन ग्लेशियर का ये हमारा। इंडिया बोलता है नहीं, लाइन तो इस तरह से जाएगी एंड दस दे विल क्लेम द एंटायर सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के साइड में एक रिज है, रिज यू अंडरस्टैंड, माउंटेन देखे होंगे आपने, उसमें जब माउंटेन में इस तरह से जमीन कटी हुई रहती है, एक साइड वाला पोर्शन, एक लैंड कटा हुआ रहता है, सो इट काइंड ऑफ गिव यू अ फ्लैट सरफेस, राइट, सो दैट फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ रिज। उसी तरह से सियाचिन ग्लेशियर की एक रिज है और इस रिज का नाम है साल्टोरो रिज। ठीक है, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि जिस भी कंट्री के फोर्सेस उस साल्टोरो रिज पर है, दैट दे विल बी एट अ वेरी वेरी हाई एल्टीट्यूड, वहां पर रहेंगे, तो दैट कंट्री इज गोइंग टू हैव अ स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस वहां पे बढ़ जाएगी। देखो, अब कहानी पे फोकस करो, क्या होता है। एवरीथिंग सीम्ड फाइन टिल 1950s, ऐसा कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं चल रहा था दोनों देशों के बीच में। बट अर्ली 1980s में पाकिस्तान ने क्या किया, इस एरिया में सियाचिन ग्लेशियर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, तो कई सारे टूरिस्ट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो परमिशन देने लगी कि आप जाके यहाँ पर माउंटेनियरिंग करें। आप लोगों को माउंटेनियरिंग के बारे में पता होगा, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं लोग, माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पीक्स थे, माउंटेन रेंजेस थे, तो पाकिस्तान की सरकार जो है वो टूरिस्ट को परमिशन देने लगी कि यू गो एंड डू द माउंटेनियरिंग इन दिस रीजन। जब इंडिया को इसके बारे में पता चला तो दे स्टार्टेड अपोजिंग दिस कि भाई पाकिस्तान, हाउ इज पाकिस्तान इंटरफेयरिंग इन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये तो नो मैन्स लैंड है, पाकिस्तान इसको अपना बता के कैसे परमिशन दे रहा है टूरिस्ट को, राइट। उसके बाद आपको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम मालूम है, रॉ, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये दोनों ही इंटेलिजेंस एजेंसी एक लंदन बेस्ड कंपनी से बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदा करते थे, जो मिलिट्री के गैजेट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ये खरीदा करते थे। ठीक है, तो कहीं से हमारे रॉ के एजेंट्स को पता चला इस लंदन बेस्ड फर्म से कि पाकिस्तान ने बहुत हैवी क्वांटिटी में विंटर गियर का या विंटर गैजेट्स का ऑर्डर दिया है, और मैं बात कर रही हूं 1984 की। Now this happened in 1984. 1984 में लंदन की एक कंपनी इन्फॉर्म करती है रॉ को कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा अमाउंट में ऑर्डर मिला है फॉर विंटर गैजेट्स, वो विंटर गियर। सो उनकी तरफ से एक ऑपरेशन प्लान किया गया है, ऐसा हमारे जो रॉ के एजेंट्स हैं उनको पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन प्लान किया गया है टू कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, एंड दे फिक्स्ड द डेट ऑफ दैट ऑपरेशन प्रिसाइसली ऑन 17th of April। पाकिस्तान जो ऑपरेशन करने वाले थे, दे वर गोइंग टू ऑक्यूपाई सियाचिन ग्लेशियर ऑन 17th of April। ठीक है, और उस ऑपरेशन का नाम भी मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, दैट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन अबाबील। तो हमारी रॉ को पता चलता, हमारी इंटेलिजेंस विंग को पता चलता है कि पाकिस्तान जो है उन्होंने बहुत हैवी क्वांटिटी में विंटर गियर्स लिए हुए हैं लंदन से, और 17 अप्रैल को 1984 में ये लोग सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कैप्चर करने वाले हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच दे रिसीव्ड। सो हमारी इंडियन मिलिट्री इसको तुरंत रिएक्ट करती है इस पर, और 17 से 4 दिन पहले, दैट इज ऑन 13th of April, 4 दिन पहले ही 13th of April 1984 को हमारी इंडियन मिलिट्री लॉन्च करती है ऑपरेशन मेघदूत। सो इंडिया लॉन्च कर देता है ऑपरेशन मेघदूत, और जाकर हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर को, राइट। सो पाकिस्तान जो ऑपरेशन अबाबील लॉन्च करने वाला था 17 तारीख को, 4 दिन पहले इंडिया की मिलिट्री वहां जाकर सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लेती है, एंड तब से लेकर आज तक, सिंस 1984 टिल डेट, टिल टुडे, our soldiers are standing on the Saltoro Ridge and they are standing on the Siachen Glacier and they are guarding our frontiers from there। ठीक है, सो अब आप बोलोगे कि मैम हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं,
आप इमेजिन करो कि क्या टेम्परेचर रहता होगा वहां पे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एवलांचेस, लैंडस्लाइड पता है ना आपको, उसी तरह से जब बर्फ बहती है उसको कहा जाता है एवलांच। तो कई बार वहां पे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हो जाते हैं, कैटास्ट्रॉफी होती है, एवलांचेस होते हैं। टेम्परेचर्स जो होते हैं, यूजुअल नॉर्मल टेम्परेचर इज अराउंड -50 to -70, ये वहां का नॉर्मल तापमान होता है, जहां पर कोई खेती नहीं हो सकती, कुछ उगाया नहीं जा सकता, ठीक है। नथिंग कैन बी ग्रोन बिकॉज इट इज कंप्लीट बैरन लैंड कवर्ड विद द स्नो, एंड इवन द चॉपर्स डोंट फ्लाई टिल दैट एल्टीट्यूड। तो ट्रांसपोर्टेशन तो आप भूल जाओ, बहुत लिमिटेड सप्लाई में सामान वहां पे पहुंच सकता है। सो जस्ट इमेजिन 1984 से हमारे सोल्जर्स जो हैं वो वहां तैनात हैं, आज तक तैनात हैं, एंड दे आर गार्डिंग अवर बॉर्डर्स, राइट। एंड एक एस्टिमेट कहता है कि, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ है उसमें एक एस्टिमेट कहता है कि रफली हमारी सरकार एक दिन में तकरीबन 5 करोड़ रुपए का खर्चा बेयर करती है फॉर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सो सियाचिन ग्लेशियर हैज बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड। और 1984 से लेकर अब तक इंडियन आर्मी के 869 आर्मी पर्सनल्स जो हमारे सोल्जर्स हैं, ये उनकी डेथ हो चुकी है, ये शहीद हो चुके हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, नॉट बिकॉज ऑफ वॉरफेयर, नॉट बिकॉज ऑफ वेपन्स, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल हार्श सिचुएशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इतने लोगों की डेथ हुई है। तो आप बोलोगे कि मैम क्या जरूरत है हमें इस सियाचिन ग्लेशियर पे जाकर हमारे आर्मी को यहाँ पर रखने की? वाई अवर गवर्नमेंट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, लेट अस कॉल अवर ऑल दी सोल्जर्स बैक फ्रॉम देयर। चलो, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कई बार पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर चुकी है कि इस मसले को यहीं खत्म करते हैं। इट इज वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन द पासेस। मैं आपको बता देती हूँ, पाकिस्तान की आर्मी की जो लोकेशन है, इट इज फ्रॉम दिस साइड, दे आर प्रेजेंट ऑन दीज पासेस, जो पाकिस्तान के बेस कैंप है। दिस साल्टोरो रिज इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय इंडियाज आर्मी। तो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कई बार नेगोशिएशन किए कि लेट अस ऑल कम ऑन अ म्यूचुअल कंक्लूजन, हम इस मसले को खत्म करते हैं। पाकिस्तान का कहना यह है कि आप अपने जितने भी मिलिट्री कैंप्स लगाए हैं आपने, आप उनकी हमें सैटेलाइट इमेजेस दे दीजिए, उनकी लोकेशन बता दीजिए, यू बैक ऑफ फ्रॉम द साल्टोरो रिज, और आप अपनी बिफोर 1984 जो आपकी सिचुएशन थी आपकी आर्मी की, वहां तक आप पहुंच जाइए और हमको सारी डिटेल्स दे दीजिए। पाकिस्तान बोलता है कि यू ऑल्सो बैक ऑफ, एंड आप भी हमें बिफोर 1984 जो आपकी लोकेशन थी आर्मी की, वहां की सिचुएशन दे दीजिए। पाकिस्तान कहता है पहले इंडिया शो करेगा, इंडिया बोलता है पहले पाकिस्तान शो करेगा। सो देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बोथ द कंट्रीज, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, राइट, दिस इज द इशू। हमें लगता है कि जैसे ही हम बैक ऑफ करेंगे, पाकिस्तान जो है वो साल्टोरो रिज कैप्चर कर लेगा, और जो भी कंट्री हाइट पर है उसको तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ही है, उसकी आर्मी को वहां पे इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि हाइट पे जाके अटैक करना इज ईजियर, राइट। सो आप सोचो कि कितना ज्यादा खर्चा हमारी सरकार को बेयर करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इशू। और एक तरह से शायद पाकिस्तान इसको एंजॉय कर रहा है, दे वांट इंडिया टू स्पेंड अननेसेसरी मनी फॉर द सियाचिन इशू, राइट, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट वेरी कन्विंस्ड कि हाँ हम ऐसा कोई रिटर्न में उनका कमिटमेंट नहीं है कि हम जाकर इस सियाचिन को आगे फ्यूचर में ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। सो दिस इज वन एरिया। तो अभी जो पाकिस्तान ने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है, उसमें उन्होंने पूरे सियाचिन ग्लेशियर को अपना क्लेम किया है। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि उन्होंने एलओसी का जो इंटरप्रिटेशन है डेंस नॉर्थ, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है, एंड दे कंसिडर कि जो लाइन रन करेगी इट विल रन फ्रॉम NJ-984 टिल काराकोरम पास। चलो, अब हम आ जाते हैं दूसरे टेरिटरी पे जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है ना। दूसरा, एक तो हमने सियाचिन बोला, अब दूसरा मैं बताती हूं आपको कि सर क्रीक क्या है एंड व्हाई इज पाकिस्तान क्लेमिंग सर क्रीक। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, इट शेयर्स बॉर्डर विद द गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का गुजरात और पाकिस्तान का सिंध, ये बॉर्डर तो नहीं बट ये आसपास है, ठीक है। और इन दोनों स्टेट्स के बीच में एक पतला सा एक पानी का एक चैनल रन करता है। सो क्रीक का मतलब क्या होता है? क्रीक का मतलब होता है एक पतला सा नेविगेबल चैनल ऑफ वाटर। नाउ व्हाट डू मीन बाय वर्ड नेविगेबल? मतलब जिसके ऊपर जो बोट है वो नेविगेट कर सकती है, बोट चल सकती है। बहुत ज्यादा शैलो नहीं होगा, ना बहुत ज्यादा डीप होगा। अगर बहुत ज्यादा चौड़ा होगा और डीप होता तो उसको हम रिवर बोलते हैं। तो क्रीक इज स्मॉलर एज कंपेयर टू रिवर, बट इट इज नॉट वेरी शैलो, इट इज नेविगेबल, ठीक है। और फिर आपको गुजरात के इस एरिया के बारे में मालूम है कि दिस एरिया इज कॉल्ड एज रन।
इट इज कॉल्ड एज रन बिकॉज इट इज अ मार्शी एरिया. मार्शी मतलब दलदली इलाका है. जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है, और जब गर्मी होती है तो ये एरिया सूख जाता है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज रन, राइट. और क्रीक मैंने आपको बता दिया, दिस इज अ वेरी नैरो नेविगेबल चैनल ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड इसका नाम दिया गया है सर क्रीक. मैं बता दूंगी. तो अब हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो पाकिस्तान क्या बोल रहा है, द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन. पाकिस्तान ये बोल रहा है कि ये आप दो लाइन देख रहे हैं, दिस ग्रीन लाइन इज क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, और वो ये कह रहे हैं कि ये रहा सर क्रीक, ये पूरा. ठीक है, ये पूरा नेविगेबल चैनल है, एंड ये जो ग्रीन लाइन है यहां तक बॉर्डर है, इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. हेंस दे आर कंट्रोलिंग और दे आर क्लेमिंग द एंटायर सर क्रीक. पूरा का पूरा जो क्रीक है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ऐसा उनके नए मैप में उन्होंने दिखाया है. बट इंडिया जो क्लेम करता है, इंडिया शोज दिस रेड लाइन. ठीक है, इंडिया का कहना है कि नहीं, पूरा का पूरा सर क्रीक पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है. इनफैक्ट अ लाइन हैज टू बी ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द क्रीक सो दैट हाफ ऑफ वाटर इज डिवाइडेड बिटवीन द टू कंट्रीज. मतलब इस सर क्रीक के पानी की शेयरिंग होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दोनों ही अपने तरीके से अपने अपने क्लेम कर रहे हैं. So let us see what are the basis on which Pakistan is making such claims कि ये पूरा का पूरा जो है सर क्रीक उनको बिलोंग करता है. So you can read कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान says the boundary lies along the eastern bank of the सर क्रीक. ये अगर सर क्रीक है तो ये उसका ईस्टर्न बैंक हो गया, ये उसका वेस्टर्न बैंक हो गया. तो पाकिस्तान कहता है कि जो बाउंड्री है ये ईस्टर्न बैंक पे चलती है, हेंस एंटायर सर क्रीक इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान. ओके, सर क्रीक को इंडिया में ओरिजिनली कहा जाता था बाणगंगा. याद रखिएगा, इंडियंस इसको कहते थे बाणगंगा. तो ये जो नाम है सर क्रीक, दिस वाज गिवन बाय वन ब्रिटिश ऑफिसर, हेंस उसको नाम लगा दिया गया सर. ओके, नाउ इट इज अ 96 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड्स. जस्ट टोल्ड यू दिस इज अ मार्शी एरिया, बट इसको क्रीक इसलिए बोलते हैं, ये मार्शी एरिया तो है, दलदली इलाका है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर दिस इज नेविगेबल. डू रिमेंबर दिस पॉइंट, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर दिस इज नेविगेबल. ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, इसमें बहुत एकदम शैलो नहीं है, इट इज नेविगेबल, यहां बोट्स जा सकती हैं. द क्रीक फ्लोज इनटू अरेबियन सी एंड सेपरेट गुजरात स्टेट इन इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान. जस्ट कम बैक टू द मैप. ओके, आप देख रहे हैं ये जो क्रीक है ना, दिस ओपन्स इन द अरेबियन सी. ये तो अरेबियन सी है यहां पर. तो यहां जहां से ये क्रीक ओपन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द माउथ ऑफ द क्रीक. डू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड एज द माउथ ऑफ सर क्रीक, और ये हो जाएगा उसका टॉप. यहां से ये पानी का नेविगेबल चैनल जा रहा है, दिस इज द माउथ बिकॉज इट इज ओपनिंग इन टू द अरेबियन सी, एंड देन वी हैव द टॉप ऑफ द सर क्रीक. ओके, नाउ the long-standing India-Pakistan Sir Creek border dispute stems from demarcation from the mouth of the creek to the top of the Sir Creek, and from top of the creek eastward to a point on the line designated on the western terminus. फिर से आते हैं मैप पर, so that you will understand. देखो, यूनाइटेड नेशन की मदद से जो बाउंड्री यहां पर डिसाइड किया गया था, this was plotted only up to one point, and this one point is present at the top of the creek. ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रीक टिल टॉप, क्योंकि यहां तक तो लाइन जो है वो खिंची हुई है. दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न टर्मिनस. सो हाउ द बाउंड्री इज गोइंग टू रन बिटवीन टू कंट्रीज, इट इज डिसाइडेड टिल वेस्टर्न टर्मिनस. जो डिस्प्यूट है वो केवल इस क्रीक के पानी को लेकर है. ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैम ये तो नैरो सा चैनल है पानी का, यहाँ पे तो हार्डली कोई इंपॉर्टेंस होगी, कोई रहता होगा. सो व्हाई इज इंडिया स्टिल फाइटिंग फॉर दिस रीजन? लेट अस गिव दिस रीजन टू पाकिस्तान. सो आई टेल यू व्हाई. ओके, अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड द बाउंड्री इज फिक्स्ड एज डिफाइंड बाय द ट्रिब्यूनल अवार्ड ऑफ 1968. एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि यूएन के इंटरवेंशन से जो एजेंसी बनी थी उनकी मदद से ये बाउंड्री प्लॉट की गई थी. ठीक है, now dispute lies in the interpretation of maritime boundary between Kutch and Sindh. Kutch मतलब जो रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में बिलोंग करता है. अब आप बोलोगे मैम पाकिस्तान क्यों कहता है कि सर क्रीक उनका है? देखो, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं. हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश एरा की. उस वक्त जो रन वाला एरिया था, ठीक है, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द रूलर्स ऑफ द रूलर्स ऑफ रन, जो रन ऑफ कच्छ, या जिनको बोल सकते हैं आप रूलर्स ऑफ कच्छ. और जो सिंध था दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. आप बोल सकते हैं वहां के अपने एमीर्स थे. ठीक है, तो
अब क्या होता है कि एक म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन द एमिर्स ऑफ सिंध एंड बिटवीन द रूलर ऑफ कच्छ, कच्छ के राजा और सिंध के जो रूलर्स थे जिनको एमिर कहा जाता था, उनके बीच में, ठीक है। एंड दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो 1914 में, 1914 में राव महाराज ऑफ कच्छ एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। और इस अग्रीमेंट में कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए थे, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। तो इसी अग्रीमेंट का पैराग्राफ 9 कहता था, क्लियरली कहता था कि सर क्रीक जो है वो उसका मेजर पोर्शन पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। बट इसी रेजोल्यूशन का पैराग्राफ 10 भी कहता था कि ये जो सर क्रीक है, दिस इज नेविगेबल फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। डू रिमेंबर, 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर एक अग्रीमेंट साइन होता है सिंध के रूलर्स के बीच में और रन ऑफ कच्छ, मतलब जो गुजरात के रूलर्स हैं, उनके बीच में। इस अग्रीमेंट में 2 पैराग्राफ होते हैं जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ 9, पैराग्राफ 10। पैराग्राफ 9 में एक साफ साफ लिखा जाता है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू कंट्रोल द मेजर पोर्शन ऑफ द क्रीक, लेकिन पैराग्राफ 10 में लिखा जाता है कि दिस क्रीक इज नेविगेबल फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो अब इंडिया कैसे क्लेम कर सकता है अगर इस रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ है? इंडिया कहता है कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट नेशंस। 1947 में दोनों देश इंडिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द इंटरनेशनल गाइडलाइंस। रिमेंबर, मैंने बताया था कि जितना भी इंटरनेशनल वाटर है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज को लेकर चलता है। यूनाइटेड नेशंस जो कि सबसे बड़ी एजेंसी है, अम्ब्रेला एजेंसी है, इसने इंटरनेशनल वाटर को लेकर कुछ लॉज बनाए हैं कि देश जो है, कंट्रीज जो हैं, वो एक दूसरे से फाइट ना करें पानी को लेकर। सो इन्हें कहा जाता है यूएन क्लॉज गाइडलाइंस, राइट। सो यूएन क्लॉज गाइडलाइंस का एक प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है थालवेक प्रिंसिपल। इंडिया कहता है कि भाई आज की बात करो, आज हम दोनों इंडिपेंडेंट देश हैं, इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, सो वी आर गोइंग टू फॉलो द इंटरनेशनल लॉज विच आर फिक्स्ड अंडर यूएन क्लॉज गाइडलाइंस। और इनका एक प्रिंसिपल है थालवेक प्रिंसिपल। थालवेक प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि कोई नेविगेबल चैनल है, यदि कोई नेविगेबल क्रीक है, तो उसकी जो बाउंड्री है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री ड्रॉ की जाएगी, दैट वुड बी ड्रॉन एग्जैक्टली इन द मिडवे। So India says कि we are rightfully claiming the waters of Sar Creek because we follow the UN clause guideline according to Thalwick principle. Half of the water should belong to India, half of the water should belong to Pakistan. पाकिस्तान कहता है नहीं, 1914 का जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से, पैराग्राफ 9 के हिसाब से पूरा का पूरा सर क्रीक हमारा है। इंडिया कहता है हम नहीं मानते, हम तो इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं। पाकिस्तान बोलेगा हम आपको नहीं मानते। तो इसको लेकर दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इस क्रीक की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है? ऐसे एस्टिमेट्स हैं, दो देयर आर नो प्रॉपर रिसर्चेस बट देयर आर सर्टेन एविडेंसेस दैट सजेस्ट कि इस सर क्रीक में देयर इज रिसोर्सेज। किस तरह के रिसोर्सेज हैं? यहां पर हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज हैं, शेल गैस के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैस आप समझते हैं ना, शेल गैस, तो दैट इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, तो वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसलिए इंडिया इस रीजन में इंटरेस्टेड है। तो आप बोलोगे मैम इंडिया लड़ रहा है सियाचिन ग्लेशियर को लेके, दिन का मतलब एक दिन का तकरीबन 5 करोड़ रुपए तक हमारी सरकार खर्चा कर रही है। उसके बाद हम पानी के चैनल को लेकर लड़ रहे हैं। देखो ऐसे देखने में लगेगा कि इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, ये छोटे छोटे इश्यूज हमारे लिए मायने नहीं रखते, बट इट मैटर्स अ लॉट। इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड, इट इज अ मैटर ऑफ अवर इमेज ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कि हम आए दिन अगर छोटे छोटे टेरिटरीज हर एक को बांटते रहे तो कल को हमारे देश में बचेगा क्या, ठीक है। और पाकिस्तान एक के बाद एक एरियाज को क्लेम करता जाएगा तो इस तरह से तो हमें सारी चीजें सरेंडर करनी पड़ जाएंगी ना। तो ये रहा आपका सर क्रीक वाला मसला। एक्चुअली सर क्रीक ना ये इनहैबिटेबल है, यहाँ कोई रहता नहीं है। इट इज अ मार्शी एरिया, यहाँ पे तो ह्यूमन सेटलमेंट्स तो पॉसिबल है नहीं। पर क्या होता है, जो नियर बाय एरियाज के जो मछुआरे, बेसिकली ऐसे लोग हैं, दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशरीज। दिस एरिया इज वेरी वेरी रिच इन फिशरीज, ओके। सो जो नियर बाय कोस्टल एरियाज के जो विलेजेस हैं वो फिशिंग के लिए इस एरिया पे डिपेंडेंट है। एंड सर क्रीक बहुत ज़्यादा फिशरीज में रिच है, फिशेज में जो दूसरे सी प्रोडक्ट्स उनमें बहुत रिच है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंडिया के फिशरमैन, बिकॉज पानी के ऊपर तो कोई बाउंड्री खींची है नहीं, हालांकि ये है कि इंडिया की जो पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, पाकिस्तान की जो पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, वो एरिया को मॉनिटर करती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया के फिशरमैन फिशिंग करते करते
अननोइंगली चले जाते हैं पाकिस्तान की टेरिटरी में, पाकिस्तान के फिशरमैन अननोइंगली आ जाते हैं इंडिया की टेरिटरी में, और फिर वो दोनों एक दूसरे के फिशरमैन को अरेस्ट कर लेते हैं कंट्रीज, एंड इट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द कॉमन मैन. बट दिस इशू हैज बीन पेंडिंग इन द फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, और ये ऐसे ही सॉल्व हो सकता है कि दोनों देश बैठ कर इसमें नेगोशिएट करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही इसको रिजॉल्व किया जा सकता है. नाउ वी कम ऑन टू द जूनागढ़. जूनागढ़ का बहुत बड़ा कुछ ऐसा इशू नहीं है. आप देख ही सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया. दिस इज द एंटायर जूनागढ़ एरिया दैट्स हाईलाइटेड ओवर हियर. ओके, यू कैन सी 2012 में भी पाकिस्तान ने एक मैप रिलीज किया था जिसमें उन्होंने जूनागढ़ को अपना एरिया बताया था. दे से कि दिस एरिया वाज कैप्चर्ड बाय द एमिर्स ऑफ सिंध. सिंध के रूलर्स ने इस एरिया को कैप्चर करा था, तो दिस राइटफुली टुडे बिलोंग टू अस. हालांकि यहाँ इंडियंस रह रहे हैं, दिस इज कंप्लीट इंडियन टेरिटरी, सो दिस इज एन अब्सर्ड क्लेम. ओके, तो तब भी दिखाया था, आज भी दिखाया, तो इंडिया ऑब्वियसली इसमें अगेंस्ट है, इसके वॉइस रेज कर रहा है इंडिया कि दिस इज नॉट राइट. ओके, अब इस पूरे इशू के ऊपर इंडिया का क्या व्यू है. India has called Pakistan's move as an exercise in political absurdity which lays untenable claims to the Indian territories. आए दिन अगर कश्मीर को छोड़कर, सर क्रीक को छोड़कर, सियाचिन को छोड़कर या जूनागढ़ के छोड़कर अब नई टेरिटरीज अगर पाकिस्तान क्लेम करेगा, सो दिस इज एन एब्सोल्युटली अब्सर्ड. तो ये बिल्कुल गलत है. ओके, दीज assertions have neither legal validity nor international credibility, and it only confirms the reality of Pakistan obsession with the territorial expansion supported by cross-border terrorism. So there have been episodes of cross-border terrorism, the terrorist group being terror financed by ISI, by government of Pakistan. ऐसे बहुत सारे evidences है जो सजेस्ट करता है कि पाकिस्तान जो है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए ये सारे रास्ते अपनाता है. ठीक है, एक चीज और मैं यहां बता दूं कि पिछले साल 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था, दिस इज द ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान. The day on which Article 370 was abrogated and J&K became the integral part of India, they consider it as a siege day. तभी तो वो कहते हैं आज उन्होंने नए मैप के साथ ये कहा है कि दिस इज इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. गलत तरीके से इंडिया ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये उन्होंने कहा. और आपको शायद याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग टू क्रिएट प्रेशर इन OIC. रिमेंबर, मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि 57 कंट्रीज का एक ग्रुप है. वहां पाकिस्तान ड्रामा क्रिएट कर रहा है, मतलब वहां उनको प्रेशराइज कर रहा है कंट्रीज को कि इस मुद्दे पर आप इंडिया के खिलाफ एग्रेसिव स्टांस लीजिए. सऊदी अरेबिया को प्रेशर कर रहा है, UAE को प्रेशराइज कर रहा है कि यू टेक स्टांस अगेंस्ट इंडिया. फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को बुलाइए और कश्मीर मुद्दे पर आप इंडिया के ऊपर सख्त कार्रवाई करिए. But the countries are not in agreement with Pakistan, and I have already discussed that entire issue with you.